हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली और उस बुक का ये है एपिसोड नंबर 4। 12 अप्रैल 2023। अवनी, क्या वो मर गया? मुझे वेंसडे कुछ खास पसंद नहीं है। वो हफ्ते के बीच में फंसे हुए किसी बेकार के स्टॉपर की तरह होते हैं। आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं हो सकते क्योंकि वो आप पहले ही मंडे को कर चुके होते हो। आप थके हुए होते हो पर किसी तरह हफ्ते के बीच तक पहुंचने के लिए खुद की पीठ थपथपाते हो। और अभी सेलिब्रेट करना भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि फ्राइडे की शाम आने से पहले आपको 2 दिन की क्लासेस और झेलनी होती है। ये एक अजीब सा दिन है। तो वेडनेसडेज अजीब होते थे, पर ये वाला कुछ ज़्यादा ही अजीब था। मैं एक अजीब फीलिंग के साथ उठी थी। अजीब तरीके से मूडी होकर काम पर गई थी और बिलिंग काउंटर पर बैठकर अजीब बातें सोच रही थी। 4 दिन बहुत लंबे होते हैं। क्या मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि वो ना तो बुक स्टोर आया और ना ही मेरे घर? और ये सोचना तो दूर की बात है कि वो मेरा नंबर ढूंढने और मुझे कॉल करने का कोई रास्ता निकाल रहा होगा। क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही भाव खा लिया था? या शायद वो किसी तरह की मुश्किल में फंस गया था? अमीर लोगों को किस तरह की परेशानियां होती होंगी? शायद कोई बिजनेस इमरजेंसी आ गई हो और उसे फ़्लाइट लेकर अब्रॉड जाना पड़ा हो। या शायद वो कुछ ज़्यादा ही हॉट होने के जुर्म में अरेस्ट हो गया हो और पुलिस ने उसे किसी अंधेरी जंक यार्ड में बस उसके बॉक्सेस में होस्टेज बनाकर रखा हो। या शायद उसकी याददाश्त चली गई हो और वो सड़कों पर भटक रहा हो, इस बात से अनजान कि वो कौन है और वो कभी मुझसे मिला भी था। नहीं 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 नहीं, अवनी, नहीं। तुम ये सब नहीं सोच रही हो। तुम ये सब क्या सोच रही हो? तुम यहाँ बैठकर उन पुराने रोमांस नॉवेल्स की औरतों जैसे बिहेव नहीं कर सकती, ये सोचते हुए कि तुम में ही कोई कमी है क्योंकि एक मर्द बहुत अच्छा मजाक है। हा हा हा। तुम पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या तुम उसके प्यार में पड़ गई हो या ऐसा ही कुछ? मार्टिन हमेशा की तरह मेरे खुद को समझाने वाले ख्यालों के सिलसिलों को तोड़ने का चैंपियन रहा है। क्या? मैंने चिढ़कर पूछा। ये उदास सा मुंह क्यों बना रखा है? हॉट बॉय स्टील बंस ने अभी तक कॉल नहीं किया क्या? उसे वो मत बुलाओ। जैसे कि तुम इस बात से एग्री नहीं करते। वो हंसा और उसने मेरे हाथ पर थप्पड़ मारा। ओए, बंद करो। मैंने उसे घूरा। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रही थी। मैं आज मार्टिन के मजाक झेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं स्टूल से उतरी और वाटर कूलर की तरफ चल दी। मुझे नहीं पता इसे ये क्यों कहते हैं, मैंने खुद से ही चिढ़कर कहा। इसे पानी हमेशा गुनगुना ही होता है, फिर इसे वाटर कूलर क्यों कहते हैं? ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मार्टिन ने शायद मेरे इस अजीब मूड को भांप लिया था क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे आया और उस इरिटेटिंग इंसान की तरह जो वो है, बस मेरे पास आकर खड़ा हो गया। न मेरी तरफ देख रहा था, न कोई सवाल पूछ रहा था, बस उस बेकार के वाटर कूलर को घूरे जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स बाद मेरे मुंह से वो बात ही निकल गई जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है वो मर गया? व्हाट द फक, मार्टिन का हंसा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने ना कॉल किया, ना टेक्स्ट किया, ना मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढा, यहाँ तक कि उसने मुझे लिंक्डइन पर भी ऐड नहीं किया। मैंने रोते हुए कहा, तुम लिंक्डइन पर हो ही नहीं। मार्टिन ने अपनी आंखें छोटी की और मैं समझ गई कि वो ठीक उसी पल सब समझ गया, क्योंकि उसके चेहरे के भाव एक नैनो सेकेंड्स में कंफ्यूजन से सरप्राइज में बदल गए। तुमने एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई ताकि वो तुम्हें ऐड कर सके। तुम सच में एक नंबर की लूजर हो। हा हा हा। किसी पर जोर से हंसना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है, ऑनेस्टली। और वैसे भी ये इतना फनी भी नहीं था। यह था। आह, मैं पैथेटिक हूँ, मुझे पता है। मैंने अपने चेहरे पर अपने हाथों से हाथ रखा और उसे छुपा लिया। ओह बेबी, तुम पैथेटिक नहीं हो, मार्टी ने आधा बोलते और आधा हंसते हुए कहा और मुझे एक हग में खींच लिया। तुम बस थोड़ी सी डॉर्की हो, यानी कि थोड़ी सी अजीब हो। मुझे पक्का यकीन है कि उसे ये सब पसंद आएगा।
बस इसीलिए तो मार्टिन से मैं प्यार करती थी, क्योंकि वो बिना कहे सब कुछ समझ जाता था। ओके, ये व्हाट द फक निकनेम्स है, मैंने कहा, और तुम्हारे सवाल का जवाब है शॉकिंग, उसने बड़े एनिमेटेड तरीके से कहा। ये देखते हुए कि तुमने उसे अपना नंबर देने से मना कर दिया, तुम खुद उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? कस्टमर रजिस्टर में तुम्हारे पास उसका नंबर है तो सही। मैं झूठ बोल रही होंगी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसा करने के बारे में अभी तक नहीं सोचा। मैं तब भी झूठ बोल रही होंगी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने रजिस्टर खोलकर उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव नहीं किया। और इससे भी बड़ा झूठ मैं ये कहूँगी कि अगर मैं ये क्लेम करूँ कि मैंने उसे ख़ास तौर पर अपने DND डू नॉट डिस्टर्ब मोड से एक्सक्लूड नहीं किया था। कम ऑन, मैं उसकी कॉल मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं इन दोनों के सामने इसमें से किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। क्या सब लोग बस शांत हो सकते हैं? मैंने कहा। मैं ठीक हूँ, ओके? मेरा उसके साथ अच्छा वक्त बीता, पर बस वहीं तक। मैं माफ़ी मांगना चाहती थी और मैंने मांग ली। मेरी ज़िंदगी इस सब के होने से पहले भी बिल्कुल ठीक चल रही थी और उसके बिना भी बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। किसके बिना? OMG, इस पूरी सिचुएशंस को मुझे और कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? मैंने पीछे घूमकर देखा तो माया एक अजीब से साइज का सूटकेस खींचते हुए स्टोर में अंदर आ रही थी। वो अपनी आर्ट वर्क को खुद बायर्स तक हैंड डिलीवर करना पसंद करती थी और आज बुक स्टोर के पास रहने वाले एक रेगुलर क्लाइंट के लिए डिलीवरी का दिन था। मत पूछो, रिया ने अपनी आंखें घुमाई। स्टड गाइस एक्सपोर्ट अभी तक मिसिंग है? माया ने पूछा। बस बहुत हुआ, अब कोई और निकनेम्स नहीं। ये क्या क्या निकनेम्स दे रहे हो तुम उसको? स्टड गाय, सेक्स पॉट, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मार्टिन ने बड़े चीयरफुली एक्सप्लेन किया। असली प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये दोस्त यहाँ से भाग रही है। अवनी? माया ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया, पर मैंने उसे अधूरे सेंटेंसेस में ही टोक दिया। गाइस, मुझे नहीं पता कि ये बात इतनी इंटेंस डिस्कशंस में कैसे बदल गई, पर मैं अब निकल रही हूँ। मेरी क्लासेस है, मैं सबसे कल मिलती हूँ, ओके? मैंने मार्टिन को एक सख्त लुक दिया, अपना बैग कंधे पर टांगा और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं अपने दोस्तों से प्यार करती थी, पर कभी कभार मुझे किसी डिस्कशन में सबको शामिल करने से पहले थोड़ी देर अपने ही ख्यालों में डूबे रहना पसंद था। मुझे ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी कि मेरा अपना ही दिल मेरे लिए एक अनजान बनता जा रहा था। तो स्टोर के बाहर सड़क पर मुश्किल से 3 कदम ही चले थे कि मैंने अपने फ़ोन को निकाला और टाइप किया, द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और सेंड पर हिट कर दिया। लो, कर लो बात। अब ये चिंता करने के बजाय कि उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैं अपना बाकी का दिन इस चिंता में बिता सकती थी कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। व्हाट द फक, फैंटास्टिक। लेकिन सीरियसली मैं बस उम्मीद कर रही थी कि वो ठीक हो, और ये मैंने क्या कर दिया। 14 अप्रैल 2023। अवनी। कोई मुझे रोको प्लीज़। आमतौर पर मैं एक सेंसिबल, मैच्योर और शांत दिमाग वाली लड़की हूँ जो कुछ भी करने से पहले सोचती है, जो कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहती है और जो पेट में होने वाली गुदगुदी से ज़्यादा लॉजिक को इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन अमन को वो स्टूपिड मैसेज भेजे हुए 2 दिन हो गए थे और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। उस दिन जब तक मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तब तक अमन को मैसेज भेजने का मेरा वो जल्दबाजी का डिसीजन मेरे सर पर न्यूटन के उस एप्पल की तरह आकर लगा। जाहिर है मेरे दिमाग पर जो धुंध छाई हुई थी उसमें कुछ ज़रूरी बातें मेरे ध्यान से निकल गई थी। बस मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसको मैसेज कर दिया और मैं इन कुछ बेशकीमती पॉइंट्स को सोचना भूल ही गई। पॉइंट 1, शुरुआत में थोड़ा भाव खाने और अमन को अपना नंबर ना देने का मकसद एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना था और उसके एफर्ट्स को नापना था। पोटेंशियल पार्टनर्स को परखने के लिए ये एक बेहतरीन प्लान था, सिवाय इस बात के कि मैंने इस फैक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि उसने मुझसे टच में रहने का कोई एफर्ट नहीं किया था और इसकी बजाय मैंने ही उसे पहले टेक्स्ट कर दिया। वाओ अमी, यू आर ग्रेट। पॉइंट 2, मैं अभी तक खुद श्योर नहीं थी कि मुझे उससे क्या चाहिए। मैं कोई रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रही थी,
पर मैंने इशारा किया था कि उसे मुझे कॉल करना चाहिए, और फिर उसके कॉल ना करने पर मैं पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ। पॉइंट 3, उस रात सिर्फ इम्पैक्ट डालने के लिए अपने अपार्टमेंट के गेट से बिल्डिंग तक जो मैंने रिडिकुलस स्लो मोशन वॉक की थी, उसके बाद उसे पहले टेक्स्ट करना मेरी डेस्परेशन दिखता था। उसके बाद भी मैंने उसे मैसेज कर दिया। पॉइंट 4, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। मैंने उसे कस्टमर रजिस्टर से चुपके से निकाला था, जो मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स को दिखाता था। इस रिन्यूड रियलाइजेशन पर मेरे मुंह से जो आवाज़ निकली वो एक सांस रुकने और एक लेने की मीटिंग कॉल के बीच की कोई अजीब सी चीज़ रही होगी, क्योंकि क्लास में हर कोई अजीब एक्सप्रेशंस के साथ मेरी तरफ घूम कर देखने लगा जब मैंने बहुत तेज़ से सांस ली। सही बात है, क्लास, हाँ मैं क्लास में थी। प्रोफेसर ने प्रोफेसरिंग बंद कर दी, स्टूडेंट्स ने स्टूडेंटिंग रोक दी और मेरे दिमाग ने ब्रेनिंग करना बंद कर दिया। क्या सब ठीक है अवनी? मिस्टर घोषाल ने पूछा। आ, हाँ मैं बोलो। तुम इडियट, मैं बस वर्ड्स इन्हें मुंह से बाहर निकालो। टॉयलेट। टॉयलेट? क्या मैं 2 साल की बच्ची थी? ये तो और बदतर होता जा रहा था। तुम्हारा मतलब है तुम फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहती हो, राइट? मिस्टर घोषाल ने सख्ती से कहा। फैसिलिटीज़? ओ या, हाँ फैसिलिटीज़, यस सर प्लीज़। श्योर। वो स्क्रीन पर चल रही प्रेजेंटेशन की तरफ फेस करके घूम गए। मेरे कुछ क्लासमेट दबी हुई हंसी हंसने लगे। मैं रो की दूसरी तरफ से ध्रुव की आंखें खुद पर गड़े हुए फील कर सकती थी। तुम ठीक हो? जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने बिना आवाज़ के मुंह से पूछा। मैंने उसे एक थम्स अप दिया और कमरे से बाहर निकल गई। वो कौन सा ओलंपिक स्पोर्ट होता है जिसमें एथलीट्स कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत तेज चलने और बहुत धीरे भागने के बीच का क्रॉस लगता है? हाँ, अगर आप मुझे क्लासरूम से वुमेंस वॉशरूम तक बिना ज़्यादा ध्यान भटकाए तेज़ी से निकलते हुए देखते तो आप पक्का सोचते कि मैं उसकी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जैसे ही मैं एक वॉशरूम के अंदर गई, मैंने अपना फ़ोन निकाला। कोई नोटिफिकेशन नहीं था, एक भी नहीं। यहाँ तक कि वो वाले नोटिफिकेशंस भी नहीं थे जो मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे होम लोन चाहिए। मुझे क्या होता जा रहा था? मैं भले ही ब्यूटी क्वीन 2023 ना हूँ, पर मेरी आंखें प्यारी हैं और मेरा बट काफ़ी अच्छा है। मैं खुद से प्यार करती हूँ और मेरे पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो है कि एक ऐसे लड़के के टेक्स्ट ना करने पर जिसको मैंने खुद से टेक्स्ट किया है, और ऐसा लड़का जिसे मैं सिर्फ मुश्किल से जानती हूँ, और फिर क्लास में उसकी वजह से अपना ध्यान भटका रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। मैं पहले भी मर्दों से मिली हूँ, मैं पहले भी डेट्स पर गई हूँ। मुझे खुद पर काबू पाना होगा। वो उसके डिम्पल्स की वजह से है, वो कुछ इतने ख़ास नहीं है। वो उसकी ब्राउन आइज़ की वजह से है। बहुत से लोगों की ब्राउन आइज़ होती हैं। वो उसकी फोर आर्म्स की वो वेन्स। डिंग डिंग। अवनी, डाइवर्ट योर माइंड। मेरा फ़ोन मेरे हाथों में वाइब्रेट हुआ। वो रिया थी। डूड, क्लास के बाद बुक स्टोर आओ। मूडी आइजमैन कैंडी अभी अभी अंदर आया है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, पर इस बार मेरे दिमाग ने सख्ती से कदम बढ़ाया। ओके, यहाँ अपना फेस बचाने का एक रेयर मौका था। मैं जानती थी कि जो टेक्स्ट मैंने भेजा था उसमें मैं बहुत डेस्परेट लगी होंगी, पर अब मैं क्लास के बीच में बुक स्टोर न भागकर अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सकती थी। वो बुक स्टोर पर था। चलेगा? अगर वो एक पूरे हफ्ते तक मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत बिजी था, तो मैं भी अभी अपनी क्लासेस में बहुत बिजी थी। मैं उसके आते ही तुरंत उसके पास भागकर नहीं जाने वाली थी। मैं किसी एक एक के इशारे पर नाचने वाली लड़की नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सर, एक लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करना किसी मल्टी बिलियन डॉलर्स बिजनेस को चलाने से कम मुश्किल नहीं था। मैं वापस जाऊंगी, दिन की बाकी क्लासेस ख़त्म करके जाऊंगी और हमेशा की तरह घर लौट जाऊंगी। मुझे कल सुबह से पहले बुक स्टोर पर होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये ऐसे ही रहने वाला था। अगर वो आज मुझसे नहीं मिल पाता तो उसकी किस्मत ख़राब है। इस बात के साथ अब उसे जीना पड़ेगा। मिस्टर घोषाल, सर,
मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है। क्या मुझे आज की क्लासेस से एक्सक्यूज़ मिल सकता है प्लीज़? सीरियसली अवनी, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना, और अब तुम सच से बोल रही हो कि तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। किस लिए? ठीक है अवनी, यू मे लीव। और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं बुक स्टोर के बाहर खड़ी थी, ताकि अपनी सांस को नॉर्मल कर सकूं और ज़्यादा एक्साइटेड ना दिखूं। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मेरे पास इस तरह भागने की कोई वजह नहीं थी जैसे मेरे घर में आग लगी हो। मुझे पसीना आ रहा था, मेरे बाल बिखरे हुए थे, और मैं इस तरह सांस ले रही थी जैसे स्पेस में कोई अस्थमा का पेशेंट हो। क्या एंट्री मारने का तरीका है अवनी? मैंने अपनी स्लीपर का सारा पानी एक बार में गट गट करके पी लिया, उसे अपने टोट बैग में ठूसा और दरवाज़ा खोला। वहीं खुशबू थी, आफ्टर शेव की। मैंने कैफे की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत गहरी सांस ली, जहां रिया और मार्टिन काउंटर के उस पार अमन से बात कर रहे थे। मैंने उसके पास वाली खाली स्टूल पर फोकस किया और उसकी तरफ बढ़ गई। तुम आ गई? रिया ने हैरत से कहा। तुम जल्दी आ गई। तुम्हारी क्लासेस तो कभी... मार्टिन ने स्टोर की घड़ी देखने के लिए पीछे घूमते हुए कहा। 6:30 बजे तक खत्म नहीं होने वाली थी। तुम आमतौर पर 9 बजे तक घर पहुंचती हो। सब ठीक ठाक तो है ना? वो एक इनोसेंट चेहरे के साथ वापस घूम गया। क्लासेस आज जल्दी ख़त्म हो गई हैं। हाँ, जल्दी ख़त्म हो गई हैं, मैंने पलटकर जवाब दिया। मिस्टर घोषाल की थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए। ध्रुव तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया इस बारी? ये रिया थी। हम लोग आज शाम को बुक स्टोर पर हैंग आउट करने वाले थे। मुझे नहीं पता रिया, शायद उसकी कोई डेट हो। रिया ने मुंह बनाया और बिना आवाज़ के कहा। घटिया वार था वैसे ही। मैंने अपनी एक आईब्रो उठाई और अमन के पास वाली सीट पर बैठ गई। मैंने अपना बैग काउंटर टॉप पर पटका और उसकी तरफ फेस करके घूम गई। तुम कैसे... तुम कैसी... हम दोनों एक साथ बोल पड़े। मेरे चेहरे पर अनजाने में एक स्माइल आ गई और मैंने उसे पहले बोलने का इशारा किया। तुम कैसी हो? उसने पूछा। वो भी मुस्कुरा रहा था। मैं अच्छी हूँ। तुम? अच्छा हूँ। बाकी सब कैसा चल रहा है? मैं उसे मार्टिन ने बीच में ही रोक दिया, जिसने अनाउंस किया। ओके, बहुत हुआ ये थर्ड डिग्री टॉर्चर। तुम दोनों को ये बोरिंग स्मॉल टॉक करते देखना आज का सबसे बड़ा हेडेक है। अवनी, अमन ने तुम्हें कॉल या कांटेक्ट करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसका एक डॉग बीमार हो गया था और उसे उसकी देखभाल के लिए मसूरी फ्लाई करना पड़ा था। वो आज ही लैंड हुआ है और काम में फंस गया था, पर जैसे ही उसे पहला मौका मिला वो तुमसे मिलने चला आया। और अमन, अमनी पिछले कुछ दिनों से एकदम चिड़चिड़ी बनी घूम रही थी जब तक उसे तुम्हारी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला। तो प्लीज बच्चों, जाओ, बात करो, खाओ, मजे करो, जो दिल आए वो करो, पर उन इमोशनल टीनेजर्स की तरह बिहेव करना बंद करो जो साफ तौर पर एक दूसरे को बेहतर जानना चाहते हैं पर एक दूसरे को ये बताने में शर्मा रहे हैं। अमन और मैं उसे घूरते रह गए। हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। और हाँ, जब तुम ये सब कर रहे हो अमन, तो प्लीज़ अवनी से उसकी लिंक्डइन पेज के बारे में ज़रूर पूछना। ओके? उसने मेरी तरफ एक शैतानी लुक दिया, रिया का हाथ पकड़ा और कॉफ़ी काउंटर से दूर चला गया। हम दोनों लगभग 1 मिनट तक इतने हैरान थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। ओ मार्टिन। फिर अमन ने खामोशी तोड़ी। तुम्हें भूख लगी है? बहुत ज़्यादा। चुपचाप हमने अपना सामान समेटा और स्टूल से नीचे उतर गए, बगैर कुछ कहे एक दूसरे से। अमन काउंटर के कोने पर मेरा वेट करने लगा, जबकि मैं रिया और मार्टिन को बाय कहने के लिए घूमी, जो बुक शेल्फ्स के कोनों को रीअरेंज करने का नाटक कर रहे थे। मैंने अमन की तरफ देखा जब वो अपने कान पर फ़ोन लगाए अपने ड्राइवर को कार स्टोर के सामने लाने के लिए कह रहा था। मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे मिस कर सकती हूँ जिसके साथ मैं कभी सही से रही भी नहीं। जब वो मेरे पास है तो मेरा दिल इतने सुकून से क्यों भर गया है और मैं अपनी हंसी क्यों नहीं रोक पा रही हूँ। कोई मुझे रोको प्लीज़, कोई मुझे रोको। मैं फुटपाथ पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी और अपने दिमाग में उन बातों की लिस्ट बना रही थी जो शाम को बाकी के वक्त कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के काम आ सके, जब तक कि उसकी कार नहीं आ जाती।
तुम्हें उसके डॉग्स के बारे में पूछना चाहिए अभी। ओके, डॉग। उसने उसे नहीं पता था कि मैं उसे इस हद तक स्टॉक करती हूँ कि मुझे अच्छे से पता था कि उसके मसूरी वाले घर में कितने डॉग्स हैं, उनके नाम क्या हैं, शीबा, कोको, डोडो, बिल्लू, गप्पू और मोमो। वो इस धरती पर कितने सालों से हैं, 3, 4, 2 और 8 साल, और सबसे छोटा वाला 4 महीने का। और वो कैसे दिखते हैं, सब के सब बहुत क्यूट हैं। वैसे मेरी डॉग अब ठीक है। उसने मुस्कुराकर अपने कंधे के ऊपर से मेरी तरफ देखा। मेरा सर किसी मैकेनिकल फोर्स की तरह झटके से ऊपर उठा। मेरी पोनीटेल मेरे चेहरे पर आकर लगी और मेरी गर्दन से एक अजीब सी चटकने की आवाज़ आई। मेरी आईब्रोज जैसे मेरी हेयर लाइन के पार जाने की धमकी दे रही थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सॉरी, मैंने मैंने जितना हो सका कैजुअल साउंड करने की कोशिश की। क्या मैंने फिर से ज़ोर से बोल दिया था? मेरी डॉग शीबा, जिससे मिलने मुझे मसूरी जाना पड़ा था। हाँ, वो अब ठीक है। हमारे गार्डन में उसे एक मधुमक्खी ने काट लिया था और उसे बहुत बुरा एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पर अब वो काफ़ी बेहतर है। उसने ये बात इस तरह कही जैसे वो भी काफ़ी देर से अपने दिमाग में इसी लाइन को रिहर्स कर रहा था। ओह अच्छा, ठीक है, आई एम ग्लैड दैट वो ठीक है। मैं मुस्कुराई। क्या मैं एक पिक्चर देख सकती हूँ शीबा की? श्योर। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला। ये लो। उसने फ़ोन आगे बढ़ाया ताकि मैं एक प्यारी सी फरी ब्लैक एंड वाइट माउंटेन डॉग की फ़ोटो देखकर खुश हो सकूं, जो बिल्कुल एक भालू जैसी लग रही थी। मैं बस ये कहने ही वाली थी कि शिबा कितनी क्यूट है, और ये पूछने वाली थी कि उसे कैसे पता चला कि उसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, क्योंकि इतने सारे फ़र्क के अंदर तो मुझे उसकी मुंडी और पूंछ में फ़र्क ही समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक कार हमारे सामने आकर रुकी। अमन ने आगे बढ़कर मेरे लिए पीछे का दरवाज़ा खोला। सही टाइम पर आई गेस। वैसे भी वो एक स्टूपिड बात होती कहने के लिए। थैंक यू। मैं मुस्कुराई और सीट पर अंदर खिसक गई, जबकि अमन ने दरवाज़ा बंद किया और घूमकर मेरे पास आकर बैठ गया। अशोक सपोर इटालियानो जाएंगे, उसने कहा। फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए पूछा, आई होप तुम्हें इटालियन फूड पसंद हो। ओह, बहुत पसंद है, मैंने जवाब दिया, थोड़ा सा फेक एंथुजियास्टिक साउंड करते हुए। हमें कार में बैठे हुए मुश्किल से 3 मिनट हुए होंगे, पर वो खामोशी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं डैशबोर्ड पर जीपीएस डिस्प्ले देख सकती थी, जो दिखा रहा था कि रेस्टोरेंट यहाँ से और 30 मिनट की ड्राइव पर है। मुझे बस बाहर की ट्रैफिक की दबी हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अमन की शर्ट की सरसराहट जब भी वो अपनी हथेलियों को अपनी थाइस पर घुमाता, और मेरी अपनी तेज़ नर्वस सांसें। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे डिनर पर ले जाने वाला है, तो मैं अपना महंगा वाला परफ्यूम लगाती। इसकी बजाय मैं अपनी मरून कुर्ता और जीन्स पहने हुए थी। बाल एक लेजी पोनीटेल में बंधे थे और कानों में छोटी सिल्वर झुमकियाँ थीं। भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी रेगुलर चप्पलों की बजाय कोल्हापुरी पहनी थी। मैं रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले अपना लिपस्टिक टचअप करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, अमन ने कहा। मेरे बदन में एक शिवरिंग सी दौड़ गई और मैंने अपनी हथेलियों की मुट्ठी भींच ली। सीरियसली, क्या ये इंसान साइकिक है, या फिर मैं इतनी आसानी से समझ आने वाली थी, प्रेडिक्टेबल थी? मैं एकदम बिखरी हुई लग रही हूँ, मैंने नर्वसली हंसते हुए कहा। हाँ, तुम हो। एक्सक्यूज़ मी। मैंने इम्पैक्ट डालने के लिए अपना मुंह खोला और खुला ही छोड़ दिया। क्या? तुम्हारी लाइन ये होनी चाहिए थी, नहीं अवनी, तुम मैच नहीं हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मैं अपनी सीट पर सीधी होकर बैठी और अपनी राइट साइड घूमी ताकि मैं डायरेक्टली उसके सामने फेस कर सकूं। शांति से उसने जवाब दिया। मुझे लगा मेरी लाइन थी, मुझे इस मैच की आदत हो सकती है, पर ठीक है, हम तुम्हारी वाली लाइन भी बोल सकते हैं। वो थोड़ा सा मेरी तरफ झुका और अपनी थोड़ी को थोड़ा टेढ़ा किया ताकि वो मेरी आंखों में देख सके, और कहा, नहीं अम्मी, तुम मैच नहीं हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। चलो ऑनेस्ट रहते हैं, ये एक बहुत ही आम सी लाइन थी। ये कोई शायरी नहीं थी, कुछ धमाकेदार नहीं था,
ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सेमी इम्प्रेसिव लाइन थी, पर जिस तरीके से उसने ये कहा वो बिल्कुल भी आम नहीं था। मेरे होठों के कोने मुस्कुराने के लिए फड़फड़ाए और मैंने उसे रोकने के लिए अपने होठों को दांतों से दबा लिया। मैं इससे काफ़ी बेहतर कर सकता था, है ना? उसने अपनी बाईं आंख जोर से बंद की और एक पाउटी फेस बनाकर अपनी सीट पर पीछे हो गया। वो कितनी मीडियोकर लाइन थी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं इससे बहुत बेहतर कर सकता हूँ। वो हंसा। ये किस तरह का दिमाग पढ़ने वाला जादू है भाई। मेरी बगलें फिर से पसीने से गीली हो रही थी और मेरा दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था। मैंने अपने दिमाग के हर एक ख्याल को गायब करने की कोशिश की। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा और बड़े प्यार से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। एक नॉर्मल क्यूट बॉय टचेस माय हैंड वाली सिचुएशन में। मैंने अपना हाथ पलट दिया होता ताकि मैं अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा सकूं, पर मेरी इस अजीब फ्रीकिंग आउट बट ब्लशिंग बट ऑल्सो वांटिंग टू होल्ड हिज हैंड बट वरीड अबाउट माई स्वीटी पाम्स वाली सिचुएशन में मैं बस एक अनकंफर्टेबल वक्त तक उसके हाथ को मेरे हाथ को पकड़े हुए घूरती रही, क्योंकि मैं अपनी इस हैरत भरी गुमनामी से अमन की हंसी की वजह से झटके से बाहर आई थी। ज्यादा सोचना बंद करो, मैं साफ तौर पर तुम्हारे ख्याल सुन सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। सॉरी। आखिरकार मैं एक गहरी सांस छोड़कर बोली। मैं बस सच में तुम्हारी तरफ से कुछ सुनने का वेट कर रही थी। और मैं उस वक्त क्या कहने वाली थी मुझे नहीं पता था, पर ये सारे वर्ड्स खुद ब खुद बाहर आ रहे थे और कैसे सेंटेंसेस बना रहे थे जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। क्या? मैं क्या? उसने धीरे से पूछा। कुछ नहीं। तुम्हें लगेगा मैं पागल हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। फिर तो तुम्हें मेरे ख्याल ज़रूर सुनने चाहिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कही कोई भी बात मुझे सिली लग रही है तो। मैं? ओहो अब नहीं। वो एक बार फिर थोड़ा सा पास झुका। इट्स ओके। मैं डर गई थी कि कहीं तुम मरवर तो नहीं गए। मैंने जल्दीबाजी में बोल दिया, हमेशा की तरह बिना सोचे समझे बोले गए शब्द। जैसे ही मैंने खुद उन्हें सुना मुझे पछतावा होने लगा। मेरी गार्जियन एंजल ने पक्का एक बार फिर अपना सर दीवार पर मारा होगा और सारे भगवानों ने मिलकर निराशा में अपना सर पकड़ लिया होगा। वाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अमन या तो जोर से हंस पड़ेगा या मुझे इतना ड्रामेटिक होने के लिए जज करेगा। उसने दोनों में से कुछ नहीं किया। बजाय इसके वो अपनी सीट पर सीधा होकर बैठा, अपनी बॉडी मेरी तरफ घुमाई, मेरा सीधा हाथ अपनी दोनों हथेलियों में लिया और उसने अपने हाथों तक लेकर जाने लगा। मेरे नकल्स पर प्यार से एक किस की और बोला, मैं मर ही जाता अगर आज मैं तुमसे नहीं मिल पाता तो। मैं मर ही जाता अगर आज मैं तुमसे नहीं मिल पाता तो। मैंने अपने गले में अटका हुआ वो लंबी सा सांस घूंट अंदर तक निगला। वो सच में रियल नहीं हो सकता। क्या उसने सच में ऐसा बोला है? क्या ये सब कुछ रियल में है? अमन, बिल्कुल सही बात है। इतनी जल्दी भी नहीं। तुम घूर रहे हो। अवनी ने मेरे ख्यालों में रुकावट डाली। हम शहर के मेरे सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट के प्राइवेट डाइनिंग एरिया में बैठे थे, जहां हम मुश्किल से कुछ मिनट पहले ही पहुंचे थे। जब तक मैं कार के चक्कर काट के अवनी के लिए दरवाज़ा खोलने गया, वो पहले ही उसे बंद करके बाहर निकल रही थी। मैंने उसे अपना कुर्ता सीधा करते हुए, बैग को कंधे पर सेट करते हुए और मेरी तरफ ऊपर आते हुए देखा। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी पूरी विरासत का एक एक रुपया इस मोमेंट को बार बार जीने के लिए देने को तैयार हूँ, भले ही वो सिर्फ एक और बार के लिए ही क्यों ना हो। तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो अवनी, मैंने कहा। इस पर उसने दबी हुई हंसी हंसी और उसके गाल एक बार फिर से पिंक हो गए। क्या तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन है? उसने पूछा, जिसपे मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई असली चिंता ना हो। तो मैं हंस पड़ा। हम बाकी सबसे दूर अलग अलग क्यों बैठे हैं? जैसे तुम कोई गैंग लॉर्ड हो जिसे पुलिस ढूंढ रही हो, अवनी ने कहा।
मुझे लगा शायद हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी, बस इसलिए। ओह, क्या अभी और नकल किसिंग होने वाली है? आई होप तुम्हारे पास प्रोटेक्शन हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने दांत दिखाए और टेबल की साइड में लगे छोटे से बटन को प्रेस किया और कुछ ही मोमेंट्स के बाद एक सर्वर अंदर आया जो कि फ्रेंच में बोला, गुड इवनिंग मिस्टर रैना, glad you could dine with us tonight. Will anybody else be joining you? No, Marco. Everyone I need tonight is right here in the room with me. मैंने भी इटालियन में उसका जवाब दिया। मैंने मेन्यू से बिना ध्यान हटाए ये बात कही, पर मैं अवनी के अपनी तरफ घूरने को फील कर सकता था। मैंने उससे कहा, एक बुराता सैलेड पेस्टो और टमाटोज के साथ, और साइड में सॉसेजेस ब्रेड भी। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? सर्वर ने फिर से इटालियन में पूछा। आज की शाम सिर्फ सबसे बेहतरीन वाइन चलेगी, मैंने भी इटालियन में जवाब दिया। मैंने मेन्यू बंद किया और उसे टेबल पर रख दिया। मैंने स्टार्टर्स और एक अच्छी वाइन ऑर्डर करने की लिबर्टी ले ली है। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आएगी जो भी मैंने ऑर्डर किया है। ओ माय गॉड, आज रात तो पक्का मेरा मर्डर होने वाला है यहाँ। जो चाहिए वो ले लो, बस मुझे जाने दो मिस्टर गैंगलॉर्ड, अवनी ने कहा। हा हा हा, फनी। तो तुम्हें इटालियन आती है? वो काफ़ी इम्प्रेस साउंड कर रही थी। सी, मैंने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। तुमने इतनी अच्छी इटालियन बोलना कहाँ से सीखा? तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी इटालियन बोलता हूँ? मेरा मतलब है जब तक कि वेटर की इटालियन भी ख़राब ना हो। जो मैंने सुना उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि तुम काफ़ी अच्छी बोलते हो। तुम फंबल्स नहीं कर रहे थे, तुम कॉन्फिडेंटली साउंड कर रहे थे। ये काफ़ी हॉट है, उसने ग्रीन के साथ कहा। तुम्हें इटालियन बोलने वाले मर्द हॉट लगते हैं क्या? सी, वाओ, थैंक्स। मैंने भी दांत दिखा दिए। मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उस इटालियन वेटर का नंबर दिलवा दो और हमारा हिसाब बराबर। तुम्हें क्या लगता है वो सिंगल है? उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। धीरे से उसने मेरी साइड से मेन्यू उठाया और उसके पेज पलटने लगी। वेरी फनी, मैंने कहा। वैसे नंबर से याद आया। अचानक वो थोड़ा सा सहम गई। उसका चेहरा बदल गया। वो शरारती स्माइल गायब हो गई और उसके गालों पर फिर से वही पिंक वाला रंग वापस आ गया। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया था? शायद ये कि नंबर, मैं सोचने लगा। हाँ, उस बारे में। वो अपनी सीट पर थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर हिली और बोली, देखो उस बारे में, इट्स ओके। मैंने उसका सेंटेंस पूरा करने से पहले ही कह दिया, सब ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगा शायद वो मेरे इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है कि मैंने नंबर वाला जिक्र छेड़ दिया। रियली, तुम्हें वो थोड़ा सा क्रीपी नहीं लगा? अवनी ने कहा। क्रीपी? क्या उसे पता चल गया था कि मैंने शेरेल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, या मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा था? मुझे समझ नहीं आया, मैंने थोड़ा संभल कर कहा। क्या चीज़ क्रीपी थी? मेरा टेक्स्ट, अवनी ने कहा। टेक्स्ट? तुम्हारा टेक्स्ट? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए। ओके, अब मैं सच में गुम चुका था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रही हो अवनी। मुझे पता है वो बेवकूफ़ी थी। ओके, तुम्हें इस बारे में मेरा मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल, ड्रॉप इट प्लीज़। इस बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं। आई एम फीलिंग एम्बैरसिंग। उसने मेन्यू मेरी तरफ फेंका। ओके देन, मैंने कहा और उसे अपनी प्लेट से टकराने से पहले ही लपक लिया। ओके, उसने अपनी आंखें बड़ी की। तुम बस इतना ही कहने वाले हो? ओके ओके। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो आई गेस ओके ही एकमात्र सही रिस्पॉन्स होगा, मैंने जवाब दिया। मेरा चेहरा शायद उसके चेहरे पर बनी उस पूरी तरह हैरानी के एक्सप्रेशंस की कार्बन कॉपी लग रहा था। तो अगर तुम मुझे कुछ ऐसा टेक्स्ट करो जो सिर्फ हम दोनों ही जानते हों,
तो क्या मैं भी सिर्फ ओके कहकर जवाब दे दूं? वो चलेगा? वो थोड़ी नाराज साउंड कर रही थी। मैंने टेबल के उस पार हाथ बढ़ाया, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और प्यार से दबाए। इस ट्रिक ने काम किया क्योंकि उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था वो थोड़ा शांत होने लगा और उसने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे बताओगी तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्रेजी लेडी? मैंने एक स्माइल के साथ कहा। उसने एक आह भरी और प्यार से अपना राइट हाथ मेरे गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हटाया, जबकि लेफ्ट हाथ अभी भी मेरी हाथों की हथेलियों के बीच था, और अपना फ़ोन उठाया। उसने तब तक स्क्रॉल किया जब तक उसे वो नहीं मिल गया जो वो ढूंढ रही थी, और स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। वो एक चैट विंडो थी जिसमें उसकी तरफ से एक अननोन नंबर पर एक मैसेज भेजा गया था। द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मैं यहाँ क्या मिस कर रहा था? ये उस कन्वर्सेशन का रेफरेंस था जो हमारी तब हुई थी जब मैं उसे बुक स्टोर की हैप्पी आवर के बाद घर छोड़ने गया था। मैंने कन्फ्यूजन में उसके फ़ोन की तरफ देखा और फिर मेरी नज़र उसकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखे नंबर पर गई। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। बेबी, ये मेरा नंबर नहीं है, मैंने धीरे से कहा। ये अशोक का नंबर है। मैं आमतौर पर इसे अपना कहकर दे देता हूँ जब मैं अपना एक्चुअल नंबर शेयर नहीं करना चाहता, जैसे मॉल्स में या बुक स्टोर के रजिस्टर्स में। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आज तक किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका चेहरा पकड़ूं और उसे किस कर दूं, उसे अपनी बाहों में भर लूं और तब तक हंसूं जब तक कि वो भी मेरे साथ हंसने ना लगे। अवनी। पर वो बहुत शर्मिंदा लग रही थी। शट अप, वो फुसफुसाई और अपना सर टेबल पर टिका दिया ताकि अपना चेहरा मुझसे छिपा सके। मैं तब तक शांत रहा जब तक मैंने उसके कंधों को ऊपर नीचे होते हुए नहीं देखा, और फिर अंदर से दबी हुई हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं भी उसके साथ हंसने लगा। उसने ऊपर देखा और अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। ओह गॉड! और इसी के साथ हम करते हैं इस वाले चैप्टर को, इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म। और सीरियसली मुझे तो आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया। अवनी और अमन की वो प्यारी प्यारी बातें और किस तरह से वो एक दूसरे को टीज कर रहे, आई रियली लव दैट। और भाई मुझे लग रहा है कि आगे जाके ना ये जो कॉमेडी है ये अच्छी होने वाली है। और मार्टिन, यार मुझे मार्टिन ना हर एपिसोड के बाद धीरे धीरे बहुत क्यूट लगता जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, बस मुझे अच्छा लग रहा है मार्टिन। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी फ्रेंड है ना रिया, मुझे लगता है उसका भी कोई ना कोई रोल होगा मे बी आगे जा कर के कुछ अच्छा, क्योंकि अभी तक तुम सच एस मुझे ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया है अभी तक इस स्टोरी में। और वी हैव रीच्ड आई गेस 50-60 पेजेस, बट अभी तक मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है। तो देखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।